हेलो बच्चों। तो आज फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। इस सेशन में आज मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूं, जिस विषय में हम बात करने वाले हैं, वो प्रीवियस टॉपिक यानी जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, पिछले लेक्चर में पढ़ा, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली कक्षा में, पिछले पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बार बार विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाओं के बारे में जानकारी दी। मतलब मैं आपको विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा इमेजिनेशन, मतलब मैं आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करना चाहता था कि जब भी आपके सामने विद्युत क्षेत्र जैसा वर्ड आए तो आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए, एक चित्र बन जाना चाहिए। विद्युत बल रेखाओं की बात आए तो आपके दिमाग में एक चित्र बन जाना चाहिए। आज मैं थोड़ी सी बातें उसके बाद वाली करने वाला हूं, उसे आप देखें। मैंने आपसे बोल रखा है कि यार ये जो सीरीज है वो कंप्लीटली उन स्टूडेंट के लिए है जो हिंदी माध्यम से पढ़ाई करते हैं। और जनरली मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार से ही ज्यादातर बच्चे आते हैं जो हिंदी माध्यम में पढ़ाई कर रहे होते हैं, और उनके लिए मैं एक बेटर कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। और मैंने आपको कुछ प्रोमिसेस भी किए, वो प्रोमिसेस मैं थ्रू आउट द ईयर निभाने वाला हूं। प्रोमिसेस में क्या है कि आपको कंप्लीट लेक्चर सीरीज मिलेगी। कंप्लीट लेक्चर सीरीज के अलावा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहां पे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने पे वहां पे आपको रेगुलर टाइम पे, रेगुलर इंटरवल पे कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, उसका जो यहाँ पे मैं लिखूंगा उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा वहां पे डेली प्रैक्टिस पेपर यानी डीपीपीस, चाहे मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चाहे मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या फिर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तीनों टाइप की वहां पे डीपीपीस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको वहां पे मैं टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करके दूंगा। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। और चैनल में अगर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़े, जिससे मुझे पर्सनली एक मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन वो आप लोगों की साइड से आता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं या फिर चैनल पे अपना प्रेजेंस दिखाते हैं तो उससे टीचर को एक इंपॉर्टेंस का पता चलता है। मतलब वो ये ऑब्जर्व कर पा रहा था कि एग्जैक्टली उससे ऑडियंस देखने आ रही है, जिससे वो और बेटर कंटेंट डिलीवर करता है, मतलब कॉन्फिडेंस में होता है। ठीक है। सो आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। मैं क्या आपसे आज बात करूंगा? अगर प्रीवियस क्लास की बात करें तो हमने विद्युत क्षेत्र की बात की, या फिर विद्युत बल रेखाओं की बात की, या फिर विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म की बात की। आज मैं एक शब्द सिखाऊंगा बेटा, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। की तीव्रता के विषय में बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में बात करेंगे। अब आप सोचोगे सर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? जैसे आप इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, और इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग सर आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे? मैं कहूं बिल्कुल करता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं कोई चार्ज यहां पे क्यों रख देता हूं और वो बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के चारों तरफ एक कैसा फील्ड रीजन ड्रॉ होता है, मतलब एक कैसा फील्ड बनती है? आपको पता है कि इसके चारों तरफ इसका एक क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र में इस आवेश का एक इफेक्ट है, एक प्रभाव है। प्रभाव आपको पता है, यहां पे अगर किसी आवेश को लाके रखें, आपने यहां पे एक आवेश को लाके रखा क्यू नॉट को, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। कितनी दूरी पर बेटा? आर दूरी पर। मुझे बताओ क्या ये वाला चार्ज, जिसको आप टेस्ट चार्ज कहते हैं, क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब जिस पर टेस्टिंग हो रही, तो मुझे बताओ क्या ये एक प्रभाव का अनुभव करेगा? क्या ये प्रभाव एक्सपीरियंस करेगा? आप कहोगे बिल्कुल करेगा, क्योंकि सर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इस आवेश का है, और जब आप किसी दूसरे आवेश को इसमें लाओगे तो वो एक प्रभाव एक्सपीरियंस करेगा, एक एक प्रभाव या फिर बोल सकते हो एक इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा। और वो इफेक्ट नेचर में अट्रैक्टिव भी हो सकता है और नेचर में वो रिपल्सिव भी हो सकता है।
रिपल्सिव भी हो सकता है। दो प्रकार के प्रभाव है, मतलब इस चार्ज पे बाहर की तरफ भी एक बल लग सकता है और अंदर की तरफ भी बल सकता है, लग सकता है। ठीक है, मतलब यहां पे ये एक प्रभाव को एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं। अगर आप इसी चार्ज को यहां पे रखते हैं तो मुझे बताओ, क्या ये चार्ज किसी भी प्रभाव को एक्सपीरियंस करता? क्या इस पे कोई किसी भी प्रकार का कोई बल लगता? आप कहते नहीं लगता सर, क्योंकि वो क्षेत्र के बाहर की बात की जाती है और इस जगह को आप अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत, या फिर इंफिनिटी कहते हैं। और इंफिनिटी पे कोई भी टेस्ट चार्ज किसी भी प्रकार का प्रभाव एक्सपीरियंस नहीं करता है। अब कहोगे सर प्रभाव एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, कितना करता है? तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है बेटा? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। फोर्स का कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग, कूलॉम के नियम के अनुसार, एक आवेश के नजदीक जब दूसरा आवेश आप रखते हो तो लगने वाले बल का जो फॉर्मूला होता है वो 1/4πε0 Q0/r² के बराबर होता है। मतलब अगर आपसे मैं पूछूं हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज, दैट शुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, क्लियर? अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं इसी आवेश को यहां पे रखता, पहले मैंने ए बिंदु पर रखा, फिर मैं इसको बी बिंदु पर रखता, तो बेटा क्या बदल जाता? तो आप कहते कि सर आवेश तो वही है, 1/4πε0 की वैल्यू वही है, लेकिन आर यानी दूरी चेंज हो जाती। मतलब अब ये दूरी कुछ कम हो गई। इसका मतलब अगर आवेश को आप यहां पे रखोगे तो लगने वाले बल का मान कुछ और होगा, अगर आवेश को आप यहां पे रखोगे तो लगने वाले बल का मान कुछ और होगा। इसका मतलब प्रभाव हर जगह अलग अलग है परिमाण में। अरे हाँ या ना? अगर यहां पे रखते तो प्रभाव, या फिर आप बोल सकते हो बल का परिमाण यहां के परिमाण के अलग से अलग होता। अगर आप आवेश को यहां पे रखते तो प्रभाव कुछ और होता, मतलब जो बल है उसका परिमाण कुछ और होता कि नहीं? इसी बात को थोड़ा सा अपने एनालाइज करना है। यह क्षेत्र है जिसको क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। और किसी बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र गोलीय होता है। कैसा होता है बेटा? गोलीय। मतलब इस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र में कहीं पे भी किसी चार्ज को प्लेस किया जाएगा, वो एक फोर्स अनुभव करेगा। कर रहा है, कितना कर रहा है? इतना कर रहा है। किस बिंदु पे कर रहा है? इस बिंदु पे कर रहा है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे डिफाइन की जाती है, या फिर इसका डेफिनेशन क्या होगा? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, यानी एकांक आवेश पर लगने वाला बल। है ना? एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पे आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तीव्रता कहलाती। देखो बेटा यहां पे मैं ऐसी रटी रटाई सी भाषा यूज करने वाला नहीं हूं, या फिर मैं किताबी भाषा यूज करने वाला नहीं हूं। मैं यहां पे मैं मेरे शब्दों को यूज करूंगा, क्योंकि बेटा यहां पे मैं जब समझा रहा हूं तो आप उसको इमेजिन करना, आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मैं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं, ई से डिनोट करते हैं, तो ई का जो फॉर्मूला होता है वो था F/Q0 के बराबर होता है। और बेटा ई की दिशा जो होती है वो एफ की दिशा में होती है। किधर की होती है बेटा? एफ की दिशा में होती है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? न्यूटन पर कूलम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? बल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? mLT-2, यानी विमीय सूत्र। आवेश का क्या होता है? a t। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया? mLT-3a-1। ये आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया। यानी अगर मैं इस बिंदु की पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं तो सबसे पहले मुझे उस बिंदु पर कोई मैं एक आवेश लेके आऊंगा,
उस आवेश पे लगने वाले बल का मान निकालूंगा, फिर मैं उस एकांक बल आवेश पे लगने वाले बल से उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लूंगा। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे लिखी जाएगी? E इज इक्वल टू एफ। एफ आपके पास कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है? क्लियर है? क्लियर है बेटे? अगर मैं इस बिंदु की बात करता तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और होती। अगर मैं इस बिंदु की बात करता तो यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण इस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के बराबर होता। इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण की बात करता तो इस बिंदु पे मतलब इसके चारों तरफ अगर एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया जाए तो आपको पता है हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण जो है समान है, लेकिन जैसे आप नजदीक आने लग जाते हैं वैसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी और नजदीक आ जाओगे तो आर का मान घटेगा और ई का मान बढ़ेगा। मतलब ई और आर में एक रिलेशन है। अगर मैं इस बात को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो E और R के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा? ये कुछ इस प्रकार से, यानी जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे आप दूरी कम कर रहे हैं, दूरी कम, यहां पे R1 तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, दूरी बढ़ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो गई, दूरी और बढ़ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बढ़ गई। इस ऑर्डर में आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इस ऑर्डर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के में परिवर्तन आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है तो आप कहोगे सर उस बिंदु आवेश पे लगने वाले बल की जो दिशा है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अच्छा, सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो ये से रिपेल करेगा, तो लगने वाले बल की दिशा किधर की तरफ? इधर की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर की तरफ है? इस दिशा में। अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो लगने वाले बल की दिशा किधर की तरफ है? इधर की तरफ। तो सिंपल सी बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर की तरफ है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी दिशा में। मतलब उस टेस्ट चार्ज पे लगने वाले बल की दिशा ही निर्धारित करती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को। अरे इज दिस ओके और नॉट? क्लियर है बेटा? समझ आया कि नहीं? अरे बोलो ना यार, समझ आया कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो यार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मतलब क्या है कि उस पोजीशन पे किसी आवेश पे कितना बल लग रहा है उस बिंदु पे उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती। क्लियर बेटा? क्लियर है ना? ये आपके पास। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये आपके पास जो दिशा है ये आर वेक्टर लिख लेते हैं, आर वेक्टर। तो अगर मैं इसमें आर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दूं तो आर यूनिट वेक्टर किस दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है? आर यूनिट वेक्टर या तो इस दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है या तो ये इस दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं किसी यूनिट वेक्टर को लिखता हूं तो यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। इसको फर्दर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन मॉड ऑफ आर का क्यूब आर वेक्टर। ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यानी सदिश निरूपण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश निरूपण। वो भी किसी की वजह से? बिंदु आवेश की वजह से। तो किसी बिंदु आवेश की वजह से, बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये आएगा, परिमाणी जो सूत्र है वो ये आएगा
और जो वेक्टर सदिश निरूपण है वो कुछ इस प्रकार आएगा। दिशा क्या होगी ये भी शायद आपको पता चल गया है ना बेटा? ठीक है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं और मैं यहां पे सर्च कर लूंगा किसी निकाय की वजह से, किसी निकाय की वजह से, निकाय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी, तीव्रता की बात, वो भी कैसा निकाय? आवेशित निकाय। आवेशित निकाय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करें, अगर मैं आवेशित निकाय की बात करूं तो बेटा आवेशित निकाय कैसा होता है? बिंदु आवेश हो सकते हैं, बहुत सारे बिंदु आवेश हो सकते हैं। तो निकाय बेटा बिंदु आवेशों से बना हो सकता है, या फिर निकाय कैसा हो सकता है? रेखीय आवेशित निकाय हो सकता है, सिस्टम हो सकता है। या फिर रेखीय आवेशित निकाय के अलावा सतह आवेशी निकाय हो सकता है, निकाय हो सकता है। या फिर वॉल्यूमेट्रिक हो सकता है, मतलब आयतनीय, आयतनीय आवेश निकाय हो सकता है, निकाय हो सकता है। तो बेटा इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी हम बिंदु आवेश निकाय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? बिंदु आवेश निकाय की बात करते हैं। मतलब अगर कभी आपको बिंदु आवेश निकाय मिल जाए और उसकी वजह से आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो तो उसे आप कैसे करेंगे? जैसे मैं आपसे पूछूं, मेरे पास एक आवेश है Q1, एक आवेश आपके पास है Q2, एक आवेश आपके पास है Q3 और एक आवेश है Q4, इस प्रकार से। ठीक है, ये और मैंने पूछ दिया, मैंने कहा कि मुझे इस पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके दो, तो आप कहोगे सर बहुत ही आसान है, ये एक बिंदु आवेश है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ होगी? इधर की तरफ होगी, होगी कि नहीं? अगर मैं इस आवेश की बात करूं तो इस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ होगी। इस आवेश की बात करूं तो इस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ होगी, और इस आवेश की बात करूं तो इस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी। अरे आप देख पा रहे, ध्यान से, मैंने आपको बोला बेटा प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीवियस, इस आवेश की वजह से इस बंद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की थी? इधर की तरफ थी ना। वैसे ही अगर मैं इस आवेश की बात करूं, इस आवेश की बात करूं, इस यानी इंडिविजुअल आवेश की आवेशों की बात करता हूं तो इस आवेश की वजह से इधर की तरफ, तो ये आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि नहीं? इसको हम E1 नाम ले लेते हैं, इसका हम E3 नाम ले लेते हैं, इसका हम E2 नाम ले लेते हैं और इसका नाम हम E4 ले लेते हैं। ऐसे ही n चार्जेस का एक सिस्टम है, यानी n आवेशों का एक निकाय है और उसकी वजह से किसी बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा, दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा, तीसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा। करूंगा कि नहीं? ये जो दूरी है वो R1 है, ये जो दूरी है वो R2 है, ये जो दूरी है वो R3 है और ये जो दूरी है वो R4 है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सदिश राशि है, और जब किसी बिंदु पे बहुत सारे सदिश आके मिलते हैं, बहुत सारे आके सदिश मिलते हैं, तो उनका योग करने के लिए हमें सदिश के नियमों को फॉलो करना पड़ता है, सदिश के योग नियम को फॉलो करना पड़ता है कि नहीं? ठीक है, अगर मैं यहां पे ई नेट की बात करूं, ई नेट की बात करता हूं, तो ई नेट के लिए मुझे E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर एंड सो ऑन En वेक्टर, ऐसा लिखना पड़ेगा कि नहीं? अरे हाँ या ना, लिखना पड़ेगा कि नहीं? है ना? यानी सदिश योग करना पड़ेगा कि नहीं? मतलब सबसे पहले मैं सभी को सदिश निरूपित करूंगा और सभी सदिश को मैं ऐड कर दूंगा। इनके परिणामी, जो इनके परिणामी हैं या फिर इनका जो परिमाण है उनको मैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता क्योंकि दिशाएं सबकी अलग अलग।
जैसे 5 न्यूटन बल x दिशा की तरफ लग रहा है और 10 न्यूटन बल x दिशा की तरफ लग रहा है, तो आप कह सकते हो कि सर 15 न्यूटन बल x दिशा की तरफ लग रहा है, आप डायरेक्टली उसे ऐड कर सकते हो। लेकिन एक बल है जो x दिशा की तरफ लग रहा है और एक बल है जो y दिशा की तरफ लग रहा है, नेट बल निकालना है, तो वहां पे मुझे सदिश योग की जरूरत पड़ती है, सदिश एडिशन की, या फिर बोल सकते हैं वेक्टर एडिशन के नियमों को फॉलो करना पड़ता है। क्लियर? अगर यहां पे E1 की बात करें, अगर मैं यहां पे E1 की बात करता हूं, तो E1 आपके पास कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 का होल स्क्वायर R1 यूनिट वेक्टर। अगर मैं E2 की बात करता हूं, तो E2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 यूनिट वेक्टर। मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं? इस प्रकार से मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि नहीं? अरे हाँ यार, ठीक है। यानी अगर मुझे ई नेट कैलकुलेट करना है, तो ई नेट के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? Q1 अपॉन R1 R1 यूनिट वेक्टर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 यूनिट वेक्टर प्लस Q3 अपॉन R3 R3 यूनिट वेक्टर। ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं? इस प्रकार से मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? मतलब मुझे इसको वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा, मैं इसके परिमाण को डायरेक्टली, बेटा मुझे ये लिखना ही पड़ेगा, ये यूनिट वेक्टर उसकी दिशा को बताती हैं, तो मैं वेक्टर सदिश इस प्रकार से लिखूंगा। या फिर मैं इसे फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ क्यू आई अपॉन आर आई यूनिट वेक्टर आई इज इक्वल टू 1 to n। ये आपके पास ई नेट आ जाएगा इस पॉइंट पे। आप आई की जगह 1 से लेके n तक प्लेस कर सकते हो और रिजल्ट बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं? बिल्कुल बेसिक सी बात है यार। अगर 11वीं कक्षा में आपने सदिश को थोड़ा ध्यान से पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है, तो यार मैं आपके लिए पूरा 11th पढ़ाने वाला हूं। 11th का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एट द एंड लेके जाएंगे। लेकिन क्योंकि 12वीं कक्षा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले 12वीं कक्षा, इसी वजह से मैंने पहले स्टार्ट किया, क्योंकि जो स्टूडेंट बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी बोर्ड परीक्षाओं में रेगुलरली लगे रहे। अभी मैं यहाँ पे 11th भी ऐड करने वाला हूं, जिससे ये चीज आपके लिए मुश्किल नहीं होगी समझनी। अभी स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे से स्टूडेंट है, पता क्या करते? अगर मैं पूछता इस पॉइंट पे ई नेट कैलकुलेट करो, वो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते। ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q3, आप डायरेक्टली वो ऐड कर देते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बेटा सभी की दिशाएं अलग अलग हैं, और अगर सभी की दिशाएं अलग अलग हैं तो आप उनके परिणाम को जो परिमाण है उसका डायरेक्टली उसे ऐड नहीं कर सकते हैं, उसके वेक्टर समेशन को आप करेंगे, वेक्टर समेशन। ऐसा मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी बताया था, अधिष्ठापन का नियम बोलते हैं उसको, है ना? क्यों? जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको चीजें चीजें समझ आ जाएंगी। एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर, और स्क्वायर के एक कॉर्नर पे यहां पे 2 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, ऐसे चार्ज रखें, ठीक है। ये पॉइंट है ए, बी, सी, और ये जो साइड है इस स्क्वायर की, यानी इस वर्ग की जो साइड है वो 2 मीटर है, 2 मीटर। तो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, डी बिंदु पर। यहां क्वेश्चन क्या है? डी बिंदु पर, डी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? क्या होगी? अच्छा, डी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये बात पूछ दी गई। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 3 कूलम चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आपको होगी सर इधर की तरफ होगी। इस आवेश की वजह से r दूरी पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इधर की तरफ होगी कि नहीं? इसकी वजह से इधर की तरफ होगी, और इसकी वजह से किधर की तरफ होगी? इधर की तरफ होगी, होगी कि नहीं?
तो इस बिंदु पर तीन आवेशों की वजह से, तीन बिंदु आवेशों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तीनों की दिशाएं अलग अलग है। इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है और इसकी दिशा अलग है। तो इनके परिणामी जो इसका परिमाण है उसको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, इसके परिमाणों को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। आपको पता है तीनों की दिशाएं अलग अलग हैं, तो सबसे पहले तीनों को सदिश बनाना पड़ेगा, सदिश निरूपित करना पड़ेगा दिशाओं के साथ, उसके बाद आप उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो सबसे लिए क्या करते हैं आप, उसके लिए सिंपली आप इसको क्या बना दो, एक कार्टेशियन सेक्शन प्लेन। ये पॉइंट 0,0 मान लो, ये आपके पास आ जाएगा 0,2, ये आ जाएगा 2,2, ये आ जाएगा 2,0। E1 कैलकुलेट करना है, तो E1 के लिए आपके पास क्यू कितना, 2/2 का स्क्वायर, 2 से 2 यानी k/2। लेकिन आपको पता है k/2 इसका परिणामी तो आ गया, परिमाण तो आ गया, लेकिन आपको पता दिशा नहीं आई। तो ये बेटा कौन सी दिशा, x डायरेक्शन। तो मुझे बताओ क्या मैं इसमें आई कैप का गुणा करके E1 को वेक्टर में लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना बोलो, E1 का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ गया कि नहीं? पहले ये k/2 तो ये परिमाण है, लेकिन आई कैप का गुणा करने से क्या दिशा भी आ गई? बिल्कुल आ गई। दूसरी, मैं E2 की बात करूं तो E2 आएगा आपके पास k इंटू, E2 कहां पे है, E2 इधर 2 कूलम, 2/2 का होल स्क्वायर, साइड रूट 2, डायगोनल है ना। तो ये आपके पास आएगा k इंटू 2/2 2 जा 4 2 जा 8, 8 तो 2 4 जा यानी k/4 आ जाएगा। लेकिन ये परिमाण तो आ गया, लेकिन दिशा, दिशा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मुझे बताओ इस दिशा को निर्धारित करने के लिए क्या मुझे इस दिशा में सबसे पहले सदिश बनाना पड़ेगा? सदिश बनाना भी बहुत आसान है। सदिश बनाने के लिए क्या करते हैं आप, सदिश बनाने के लिए क्या करते हैं, सदिश बनाने के लिए आप सिंपली बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट ऑफ आई कैप, माने 2 - 0 ऑफ आई कैप प्लस 0 - 2 ऑफ जे कैप, मतलब 2i कैप - 2j कैप। फिर उसको यूनिट वेक्टर बना लेते हो। यूनिट वेक्टर कौन सी आएगी बेटा, बी सी यूनिट वेक्टर। क्या आएगी, बी सी यूनिट वेक्टर या फिर बी डी यूनिट वेक्टर। ये आपके पास क्या था, बी डी वेक्टर, फिर बी डी यूनिट वेक्टर बना लो, बी डी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी डी वेक्टर। बी डी वेक्टर कितना है, 2i - 2j डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 2 4 यानी 8 2√2 यानी i अपॉन √2 माइनस i j अपॉन √2। ये आपके पास बीडी यूनिट वेक्टर है। और आपको पता है यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना होता है, 1 होता है। और आपको पता है ये कौन सी दिशा को निर्धारित करती है बेटा, इस दिशा को। इस दिशा को लिखने का तरीका क्या है, इस दिशा को लिखने का तरीका है 1/√2 ऑफ आई कैप माइनस 1/√2 ऑफ जे कैप। इस दिशा को लिखने का तरीका, ठीक है। अगर मैं k/4 में i अपॉन √2 माइनस j अपॉन √2 का गुणा कर दूं तो ये तो 1 है, 1 का गुणा करेंगे k/4 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दिशा के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होगा कि नहीं, यानी E2 अब वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है कि नहीं। यानी आपके पास क्या आ जाए, k/4√2 ऑफ आई कैप माइनस k/4√2 ऑफ j कैप। ये आपके पास E2 वेक्टर आ गया। ऐसे ही मैं अगर E3 की बात करूं तो E3 आपके पास क्या है, 1/4πε0, क्यों कितना 3/2 का स्क्वायर यानी k इंटू 3/4 यानी 3k/4। लेकिन आपको पता है कि ये परिमाण तो आ गया, लेकिन दिशा कौन सी है, दिशा बेटा ये है। और मुझे बताओ ये दिशा कौन सी होती है, -y यानी j कैप। यानी अगर मैं इसमें j कैप का गुणा कर दूं वो भी माइनस के साथ, तो मुझे बताओ ये E3 वेक्टर आ जाएगा कि नहीं। यानी आपके पास E1 वेक्टर आ गया, E2 वेक्टर आ गया और E3 वेक्टर आ गया। क्या मैं E1 E2 और E3 को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं, अब कर सकता हूं। तो E नेट कितना आ जाएगा, E नेट आपके पास होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। E1 कितना है, k/2 ऑफ आई कैप प्लस k/4 ऑफ
आई अपॉन रूट टू माइनस जे अपॉन रूट टू, और E3 कितना है, E3 आपके पास है माइनस ऑफ 3k/4 ऑफ जे कैप। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है टोटल यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन के साथ आपके पास आएगी, डायरेक्शन के साथ आएगी। क्लियर बेटा? तो बहुत सारे वेक्टर जब एक पॉइंट पे वर्क कर रहे होते हैं, एक बिंदु पे काम कर रहे होते हैं, तो आप उनको सदिश में ऐड करते हैं। तो आपको पता है कि किसी बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, या फिर किसी निकाय की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये शायद हमने एनालाइज कर लिया है। वो भी किस टाइप के निकाय के लिए, बिंदु आवेश निकाय के लिए मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञान आपको शायद दे दिया। आपकी अंडरस्टैंडिंग भी शायद मेंटेन हो चुकी हो। क्लियर है? ओके, चल अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और कुछ बातें और आपसे करता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि किसी त्रिभुज, वो भी कैसा, समबाहु, किसी समबाहु त्रिभुज के कोनों पर 2 कूलम तथा 2 कूलम आवेश रखा हुआ है। तीसरे कोने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन पूछे जाने के तरीके बहुत सारे हैं और मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड में ये बेसिक सी बातें ही पूछी जाती हैं। दैट्स वाई सबसे पहले हमें इसमें स्ट्रांग होना है एंड देन हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो समबाहु त्रिभुज है आपके पास, ठीक है। चित्र प्रॉपर नहीं बना तो बना देते हैं, कोई बात नहीं। यहां पे 2 कूलम रखा है और यहां पे भी 2 कूलम, ये साइड है 2 मीटर, ठीक है, और ये समबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए तो कैसे सॉल्व करोगे, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। इस 2 कूलम चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसकी वजह इधर की तरफ होगी। मतलब इस चार्ज की वजह से यहां पे और इस चार्ज की वजह से यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेना। इसको आप E1 ले लेते हैं और इसको आप E2 ले लेते हैं, अब मान लेते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, तो इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखो मुझे बताओ ये E1 की अगर हम बात करें तो E1 आपके पास कितना आएगा, साइड अगर 2 मीटर है तो Q1 कितना है, 2/2 का स्क्वायर यानी K/2। ये कितना आएगा E2, K इंटू 2/2 का स्क्वायर, एक 2 से 2 यानी K/2 आएगा कि नहीं। अब आपको यहां पे समझने वाली बात है यार कि दो ये भी सदिश राशि और ये भी सदिश राशि है, दो सदिश जब अलग अलग दिशाओं में होते तो उनके परिमाण को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। आपको पता है सदिश के नियम क्या कहते हैं, सदिश के नियम की अगर 2 सदिश दिए हो और उनके बीच का कोण पता हो तो उन्हें ऐड करने के लिए एक तरीका और है। कौन सा तरीका है, समांतर चतुर्भुज नियम। कौन सा बेटा, समांतर चतुर्भुज नियम। नियम क्या होता है, E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। E1 स्क्वायर मतलब E/2 का या फिर K/2 का होल स्क्वायर प्लस K/2 का होल स्क्वायर प्लस 2K/2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 60, और कॉस 60 1/2 के बराबर होता है, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहां पे रिजल्ट आएगा 3 टाइम्स ऑफ K/2 का होल स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं K√3/2 न्यूटन पर
कूलम। ये भी तरीका है। आपको अगर सर आपने इसे सदिश नहीं बनाया, इसको भी सदिश नहीं बनाया, यार जब हमें यहां पे कोण पता ही था। देखो सदिश हमें बनाने की तब जरूरत पड़ जाती है जब हमें कोण के बारे में जानकारी ना हो। तो यहां पे तो समांतर चतुर्भुज नियम डायरेक्टली लगा सकते थे ना। तो कब हर बार ऐसा ही नहीं है कि सबसे पहले आपको सदिश ही बनाने पड़ेंगे, आप उसके परिणाम प्रमाण को डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो भी कौन से तरीके से? समांतर चतुर्भुज नियम। ये सदिश के नियमों में आपको पढ़ने को मिलता है। अगर आपने 11th को ध्यान से पढ़ा है तो सदिश के नियमों में ये सारी बातें बताई जाती हैं। ठीक है। अगर इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे 3 सदिश थे। चलो मैं इस सदिश और इस सदिश की बात करूं तो इनको बीच को कोण 90 डिग्री है। ठीक है। तो इस सदिश और इस सदिश के बीच में मैंने समांतर चतुर्भुज नियम लगा दिया। तो इन दोनों सदिश का एक परिणामी बल आए, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। उस परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फिर इस वाले E2 के साथ भी कोण पता होना चाहिए, तब जाके रिजल्ट बनते हैं। लेकिन ये यहां पे यानी अब जब कभी आपके पास 3, 4, 5, 10 वेक्टर एक पॉइंट पे मीट करें और आपको नेट कैलकुलेट करना हो, उस सिचुएशन में आप समांतर चतुर्भुज नियम यूज ना करें। समांतर चतुर्भुज नियम वही यूज करें जहां पे आपको ये दिखे कि यार आपको वो कोण भी पता है। क्लियर बेटा? तो किसी निकाय की वजह से, बिंदु आवेश के निकाय की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाला करेंगे, शायद आपको आइडिया लग गया होगा। वैसे हमें बहुत कुछ पढ़ना है, ये एक लेंथी टॉपिक होने वाला है, बड़ा टॉपिक होने वाला है, और बारीकी से अध्ययन करते रहेंगे, बारीकी से पढ़ते रहेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा ऑब्जर्व होंगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बाद जो मैं आपको एनालाइज करके देने वाला हूं वो है बेटा क्या, वो है जैसे देखो दोबारा से देख लेते हैं इस बात को। निकाय, बिंदु आवेश निकाय देख लिया। अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूं कि मेरे पास यहां पे रेखी आवेश निकाय है। तो रेखी आवेश निकाय में के कारण मुझे कहीं पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तब मैं क्या करूंगा? तो आपको पता है, यानी नेक्स्ट हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी, वो भी किसकी वजह से? रेखी आवेशित निकाय की वजह से। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बड़ा लेंथी टॉपिक होने वाला है, बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके सामने आने वाले हैं। आपके सामने सतह आवेश निकाय आने वाला है, आपके सामने आयतनीय आवेश निकाय आने वाला है। आयतन भी किसी किसी प्रकार का मल्टीपल ऑफ टाइप होंगे वहां पे। इस प्रकार का हम अध्ययन धीरे धीरे करके करते रहेंगे। क्लियर बेटा? तो ये सारी बातें आपके एनालिसिस में होनी चाहिए, वो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर। तीव्रता को लेकर आपके मन में एक इमेज होनी चाहिए कि यार तीव्रता का मतलब क्या पूछा जा रहा है, कि किसी आवेश के से दूर उसका जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते मैं बोलता हूं कि मेरा एक साम्राज्य, एक रेन है। तो रेन में जैसे जैसे आप रेन से दूर जाते जाते, रेन के अंदर ही आपके पास कोई गांव है तो वहां पे आपका इंपैक्ट अलग है। आप थोड़ा दूर गांव, तो वहां पे इंपैक्ट, क्योंकि इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका इंपैक्ट कम होने लग जाता है। वैसे ही यहां पे भी है कि आवेश सब जैसे जैसे दूर हटते हो वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो प्रभाव है वो प्रभाव घटने लग जाता है। उसी वजह से तीव्रता कम होनी हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। क्लियर बेटा? तो ये सारी बातें आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आज के सेशन में हम यहीं तक बातें करने वाले हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन से भरे रहेंगे, मजेदार होने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल चीजों को लेके आने वाला हूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा कंटेंट इस चैनल पे आ जाए। कंटेंट के बाद हम धीरे धीरे करके और ज्यादा इवेल्युएट करेंगे, इस चैनल को इवेल्युएट करेंगे और आप लोगों के लिए 100% कुछ इंटरेक्टिव बनाने वाला हूं। ठीक है। तो आज का सेशन में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद बच्चों। थैंक यू सो मच।